नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो में जो है मैं आपको एसएससी जीडी 20/2/2024 शिफ्ट 2 का टोटल 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसी के साथ आपका आज का मोटिवेशनल स्पीच है। आज का मोटिवेशनल इस वीडियो का आपका मोटिवेशनल स्पीच है। क्या बोलता है? मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे, मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे, लक्ष्य वही जो रात में सोने न दे। ओके, मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे, लक्ष्य वही जो रात में सोने न दे। इसी के साथ जो है आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका एसएससी जीडी का एक मैथ का टोटल 20 क्वेश्चन है, जो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको बताने जा रहा हूँ, जो आने वाले आगामी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। खासकर एसएससी जीडी के लिए तो बिल्कुल रामबाण ही रहेगा। ठीक है, इसी के अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसको वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आपके पास पहुंचते रहे। ठीक है, और इसी के साथ देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? एक व्यापारी ने अपने सामान को 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% का छूट देता है। छूट देने के बाद कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? वही पूछ रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। अब क्या करेंगे इसमें हम? ये जो है पहले क्या पूछ रहा है, मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस जो है हमारा, क्या है कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, 100 रुपया है। अब आपने क्या किया, व्यापारी ने उसको क्रय मूल्य से 50% से अधिक पर अंकित कर दिया, तो ये हमारा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा 100 का 50% मतलब 150 रुपया। 150 रुपया मार्क प्राइज हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? मार्क प्राइज 20% का छूट दिया है। डिस्काउंट कभी भी मार्क प्राइज पर होता है। डिस्काउंट क्या होता है? कभी भी मार्क प्राइज पर होता है। तो इस पर 20% का छूट दिया है। 20% का छूट दिया है, तो आप देखते हैं 50 पर 20% का छूट, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना छूट हो गया? 30 रुपये का छूट हो गया। अब यहाँ देखिए, कॉस्ट प्राइज आपका 100 रुपया था। कॉस्ट प्राइज आपका कितना था? 100 रुपया था। मार्क प्राइज आपका कितना था? मार्क प्राइज जो है आपका 150 रुपया हो गया। अब सेलिंग प्राइस की बात करूं मैं, अगर सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 150 पर 30 का छूट दे रहा है। कितना छूट दे रहा है? 150 में 30 का छूट दे रहा है, तो कितना बच रहा है? 120। क्या बच रहा है? 120। सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपका? 120 रुपया। अब 100 का सामान को 120 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है? 20% का फायदा हो रहा है ना। सहज क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है आंसर हो गया। इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है? 5 संख्याओं का औसत जो है 32 है। कितना है? 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा तो था, इसमें हम ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, शॉर्ट चलने का चल सकते थे, लेकिन इसमें कैलकुलेशन कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए हम तो नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है? 32 है। तो 5 संख्याओं का टोटल कितना होगा? 5 दूनी 10 के 0, 5 तिया 15 और 1 16, क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? अगर एक संख्या हटा देते हैं तो संख्या हमारा कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। और उसका औसत कितना बोल रहा है? 28 बोल रहा है। उसका औसत कितना बोल रहा है? 28 बोल रहा है। और संख्या हमारे पास कितना बच गया? 5 संख्या में एक संख्या हटा दिए तो 4 संख्या हमारे पास बच गया। 8 चौक 32 के 2 हो गया, 4 दूनी 8 आरे 3 11, 112 हो गया। मतलब पहला 5 संख्या का औसत 160 है और दूसरा जो है 4 संख्या का औसत 112 है। तो इसमें से हमारा 5वां संख्या निकल जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे? 160 में से 112 को घटा देंगे, तो 10 में 2 हो गए तो 8 बच गए। यहाँ आपका 1 चला गया तो 5 में 1 गया तो 4 बच गया। मतलब वो जो संख्या हम हटाए थे वो उसका मान कितना था? 48 था। ये 48 हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन था। हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं का औसत जब निकालने के लिए बोलता है तो हम देखिए एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा आपको। क्या करते हैं, 6 का पहाड़ा लिख लीजिए, 6 का मल्टीपल लिख लीजिए। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चक 24, 6 चक 24, 6 पचे 30, इतने तक लिखिए, क्योंकि हमको 32 तक ही जाना है। कितना जाना है? 32 तक ही जाना है, तो हम इतने ही लिखते हैं। तो 6 से कम कितना हो गया? ये 5 हो गया।
6 से एक ज़्यादा कितना हो गया, 7 हो गया। अब इससे क्या करेंगे, एक कम करेंगे एक ज़्यादा करेंगे, 6 का पहाड़ा लिख के एक कम करेंगे एक ज़्यादा करेंगे, तो इसमें सारा अभाज्य संख्या आपका आ जाएगा। कुछ ऐसे अभाज्य संख्या नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिक नज़र में ही आ जाएगा, जैसे 5 आ गया, वो अभाज्य संख्या नहीं है। ये आपका आ जाएगा क्या, वो नहीं 5 तो इसमें तो अभाज्य संख्या आएगा, जैसे आ जाएगा आपका 25, वो अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे देखिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ, अब इसका क्या हो जाएगा, इधर 11 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 18 से एक कम कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 18 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 24 से एक कम कितना जो होगा, 23 हो जाएगा। और 24 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 30 से एक कम कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 30 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब देखो 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो 32 से पहले देखिए एक क्या है, अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। उसके बाद क्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है। आप बताइए 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है। अब फिर क्या आ जाएगा, 3 अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट 5, यहाँ देख लीजिए, जोड़ लीजिए 5। फिर क्या है, ये 7 है ना, ये 7 लिख दिया मैंने। फिर क्या है, 11 13, क्या है, 11 है और 13 है। 11 13 के बाद कितना है, 17 19, क्या है, 17 19। फिर क्या है, 23 25 अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मल्टीपल कितना, 1 से भी भागा जाएगा, 5 से भी जब भागा जाएगा, और 25 से भी भागा जाएगा। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, जिसे 2 संख्या से काटा जा सकता है, एक तो एक से और एक अपने आप से। तो ये हो गया 23 हो गया आपका। 23 के बाद 25 के बाद क्या हो जाएगा, 29 के बाद क्या हो जाएगा, 31। अगर ये हम टोटल को जोड़ देते हैं तो क्या हमारा इसका जोड़ क्या आ जाएगा, 159। क्या हो जाएगा, 159। और संख्या टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। औसत तो तभी तो निकलेगा, टोटल जोड़ में उनके टोटल संख्या से भाग देंगे तभी तो इसका औसत आएगा, एवरेज तभी आएगा। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 159। टोटल संख्या कितना था, 11। हम 11 को क्या करेंगे, इससे भागा दे देंगे। 11 से भागा दिया तो एक बार में क्या आएगा, 11। यहाँ क्या बच गया, 4 बच गया, इसे कट गया 49। 11 चक कितना आ जाएगा, 44। क्या हो जाएगा, 11 चक 44। यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया, ये कट गया। यहाँ पॉइंट पड़ेगा आपका, यहाँ क्या होगा, 0 होगा। फिर जाएगा 11 चक 44। क्या हो जाएगा, 11 चक 44। यहाँ 6 बच गया, ये कट गया, यहाँ पॉइंट पड़ेगा, यहाँ 0 पड़ेगा। तो 11 पचे 55। क्या हो जाएगा, 11 पचे 55। यहाँ 5 बच गया। अब यहाँ देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा ये रॉन्ग लिखा था, ये इसका क्या होगा, 14.45। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन था, ऑप्शन नंबर 1। इसके साथ जो है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछ रहा है, देखिए थोड़ा सा, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य कितना है। गौर से देखिएगा क्वेश्चन, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपया है। उतने ही पैसे में एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीदता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितने का भुगतान करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, इसमें क्या करेगा, पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, 3 नोटबुक, 3 जो है नोटबुक है, 3 गो नोटबुक है, प्लस कितना है, 6 पेन है। कितना है, 6 पेन है। इनका मूल्य कितना है, 3000 रुपया है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, 1 नोटबुक, एक जो है नोटबुक है, और पेन कितना है, पेन कितना है यहाँ, पेन इसमें 12 पेन है ना, 12 पेन है, 12 पेन। इसका कीमत भी कितना है, 3000 रुपया है। अब यहाँ देखिए 3 नोटबुक और 6 पेन। अब अगर हम इसको नोटबुक और पेन को जोड़ेंगे तो तीन नोटबुक में देखिए, 3 नोटबुक में एक नोटबुक घटा देते हैं तो हमारे यहाँ क्या बच गया, 2 नोटबुक है, 2 नोटबुक यही तो बचेगा। 3 नोटबुक में एक नोटबुक घटा देते हैं। और यहाँ हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करते हैं। अब देखिए 3 नोटबुक माइनस 1 नोटबुक, ये कर दिया। और फिर क्या करेंगे हम, ये 12 पेन, ये है ना 12 पेन माइनस 6 पेन, यही तो होगा। अब यहाँ हम इसको अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ हमारा 3 नोटबुक में 1 नोटबुक चला गया तो कितना बच गया, 2 नोटबुक।
दो नोटबुक बच गया ना, दो नोटबुक बच गए, 12 पेन में 6 पेन चला गया तो कितना बच गया, 6 पेन। दो नोटबुक बराबर हमारा क्या हो रहा है, 6 पेन हो रहा है। तो एक नोटबुक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 पेन हो जाएगा। अब यहीं उसी में रखना है। अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बस हमारा आंसर ये निकल के आ गया, एक नोटबुक बराबर 3 पेन। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि राजू 15 पेन खरीदता है तो उसे कितने का भुगतान करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन में हम देखिए, पहला ऑप्शन पर ही हम पकड़े के 3 नोटबुक लिखा है प्लस 6 पेन, 6 पेन लिखा है ना, उसको कितना दिया है, 3000 रुपया। अब 15 पेन का हमको पूछ रहा है, ये देखिए हमारा ये 6 पेन दिया हुआ है, 3 नोटबुक, एक नोटबुक बराबर 3 पेन होता है, 3 नोटबुक बराबर कितना हो जाएगा, 9 पेन हो जाएगा। ये 9 पेन हमारा हो गया, ये प्लस कितना हो गया, 6 पेन, टोटल कितना पेन हो गया, 15 पेन हो गया। 15 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 15 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 3000। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो 15 पेन का दाम 3000 हो गया हमारा आंसर। 9 पेन और 6 पेन, 15 पेन, 9 पेन का ये दाम हो गया और 6 पेन का दाम ये हो गया। तो 3 नोटबुक और 6 पेन का दाम 3000 है, तो 9 पेन और 6 पेन 15 पेन का दाम भी 3000 रुपया होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। आगे देखिएगा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, विद्यार्थी का वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1013 और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी का प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की संख्या समान हो। इसमें कुछ पूछ ही नहीं रहा था, क्या पूछ रहा था आपको, HCF पूछ रहा था, HCF ही पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, HCF पूछ रहा था। ये HCF आपको पूछ रहा था, तो 1003 और ये कितना है, 2703। अगर आपको नॉर्मली अगर कैलकुलेशन आपका ठीक है तो ऑटोमेटिक देखने से पता चल रहा है कि आपको 17 से कटेगा। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, आप ऑप्शन का सहारा लेंगे, नहीं तो हवा में मत घूमते रह जाइए, इसमें ऑप्शन का सहारा लेके इसको कट कीजिए। अब देखिए हमारा कैलकुलेशन तो हमको पहले से ही पता चल रहा था कि अगर 17 से ही अगर इसको काटेंगे, 17 से काटेंगे तो 34 17 51 104 17 5 85, 17 5 85, 5 बार में यहाँ 15 बच गया, 15 पर 3 15 15 पर 3 153, तो 17 से 159 हो गया। 17 1 17, एक बार में ये कटेगा, क्या कटेगा, एक बार में कटेगा, 10 बच गया, 10 पर 0 100, तो 17 5 85, 17 5 85, फिर 5 आ गया, और फिर यहाँ 3 बच गया, 3 पर 7 57, हाँ 2703 है ना, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग था, 2703 ही, 17 से 59 और 159, जब ये दोनों में किसी में नहीं कटेगा तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF 17, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 348 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर रही है। कितना पार कर रही है, 12 सेकंड में। 348 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर रही है, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही एक समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं था, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी आपका, रेलगाड़ी की लंबाई जो है, रेलगाड़ी की लंबाई हो गया 384 मीटर। कितना है, 384 मीटर है, 384 मीटर है ना। इसको कितना देर में पार कर रहा है, 12 सेकंड में पार कर रहा है, 12 सेकंड में पार कर रहा है। तो इसको हम भाग दे देंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 2 बच गया, 2 पर 4 24, 12 दूनी 24, कितना हो गया, 32 मीटर इसकी, 32 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई। वही सेम पूछ रहा है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर रही है, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे समान लंबाई, मतलब अगला ट्रेन की भी लंबाई कितना है, 384 है, तो दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, और उसको भी कितना, 12 सेकंड में। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, तो जो पहली रेलगाड़ी की चाल होगा वही दूसरी रेलगाड़ी की चाल होगी, क्या होगी, 32 मीटर प्रति सेकंड। यही तो हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया, ये 32 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाए। इसी के साथ जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 6 पेन का क्रय मूल्य, अब यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस,
ये कॉस्ट प्राइस हो गया, हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। इसी तरह से करेंगे, हमने क्या करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, ऊपर से सेलिंग प्राइस लिख देंगे। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, ये हम लिख दिए ना, सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 6 पेन का विक्रय मूल्य, 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 और 5 हो गया ना। अब ये क्या है कि 5 से 1 बढ़ के कितना हो रहा है, 6। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है ना। आपका सेलिंग प्राइस 6 है, आपका कॉस्ट प्राइस 6 पेन का कॉस्ट प्राइस और 5 पेन के सेलिंग प्राइस। अब ठीक, एक सेकेंड, इसको क्या करेंगे हम, पहले ये इस तरह से कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस 6 पेन का जो है कॉस्ट प्राइस बराबर कितना है, 6 पेन का कॉस्ट प्राइस बराबर 5 पेन का ये सेलिंग प्राइस कितना है, 5 पेन का। अब कॉस्ट सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनका अपोजिट होता है, आप जानते ही हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5, मतलब 5 पर 1 का फ़ायदा हो रहा है, 1/5। अब अगर प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100। 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20%। ये तो हमारा कितना का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 5 का सामान खरीद के हम 6 में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट। 20% का क्या है, प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। बेलन का क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप देखिए बेलन के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr², 2πrh। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। यही तो होता है, बस फार्मूला पर बैठा देना था, आपको कुछ करना नहीं था। ये 2 कर दिए, पाई का मान हम बैठा दें क्या, पाई का मान तो देना पड़ेगा। पाई का मान हमारा 22/7 हो गया। आर रेडियस कितना है हमारा, रेडियस कितना, आधार की त्रिज्या 70 है, 70 है ना, रेडियस तो हमारा क्या है, 70 है। और ऊंचाई कितना है, 14 है। अब जिससे मन उससे काट लीजिए, इसको 10 बार से काट दीजिए, 10 से काट दीजिएगा। अब आगे देखिए, इसको गुना कीजिए, 2 × 22 × 10 × 14, यही तो हो गया। अब अगर इसको थोड़ा सा हम नॉर्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 इसको नहीं तो इसका हम टोटल ना गुना करके हम क्या इसका डिजिटल सम लगाएं। इसका देखिए डिजिटल सम कितना होगा, इसका डिजिटल सम 2 है, ये 2 2 4 है, इसका डिजिटल सम कितना है, 4 है। इसका डिजिटल सम क्या है, 1 है। इसका डिजिटल सम क्या है, 4 और 1 5 है। अब डिजिटल सम का हम गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, 8 एका 8 और 8 5 40, 40 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा हमारा, 4। अब देखते हैं डिजिटल सम 4 किस में है, तो ये कितना हो गया, 6 और 1 7 और 6 13, तो 3 और 1 4, 4 डिजिटल सम इसी का है, फर्स्ट ऑप्शन। और देख लेता हूँ और किसी का तो 4 डिजिटल सम नहीं है। 9 5 14 और 3 15 16 17, 17 इसका डिजिटल सम कितना है, 8 है। 6 4 10 2 12, 12 इसका डिजिटल सम कितना है, 3 है। 6 3 9 और 5 14, इसका डिजिटल सम कितना है, 5 है। 5 4 और 1 5, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए आप डिजिटल सम लगाना सीखिएगा तो थोड़ा सा आपको समय बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक मेज का क्रय मूल्य 6,875 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। एक मेज का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 6,875 रुपया। और प्रॉफिट आपका कितना है, प्रॉफिट है आपका 25%, 25%। मतलब 125 का जो है हमको मान दिया हुआ है, 125 का हमको वैल्यू दे रखा है। कितना है,
675। ज़्यादा कुछ नहीं करना था हमको। क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस मतलब 100 का वैल्यू हमको पूछ रहा है। कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है ना, तो 100 का वैल्यू पूछ रहा है। हम इसको यही कर देते हैं 6875 कर दिया ना, 6875 है साला 6875 बटा में क्या कर देंगे हम 125, इसको क्या कर देंगे हम यहाँ 100। अब अगर इसको काटते हैं सबसे पहले हम, यही आसान रहेगा हमारे लिए, 25 25 100, 25 चौके 100, 5 से इसको काटते हैं, 5 एका 5, 1 बच गए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 बच गया, 3 पर 7 37, 5 7 35, 2 बच गया, 2 पर 5 5 25, 1375 गुने 4, 1375 गुने 4, 5 चौक 20 के 0, 7 चौक 28 और 2 30 के 0, 4 तिया 12 12 12 12 12 और 3 15 के 5, 4 एका 4 और 1 5, कितना हो जाएगा हमारा 5500 रुपया जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 5500 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ जो है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 किसका है? ब्याज का है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया घुमाया है, गूगली बॉल डाला है बच्चों के लिए। देखिए इसमें कौन सा बैट्समैन खेल पाता है। ये क्या पूछ रहा है? एक धनराशि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उस धनराशि का 2/5 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज दर की साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, लेकिन क्या है? गूगली बॉल डाला है। अब इसको गूगली बॉल को सुधारते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। अब यहाँ हमारे पास क्या है? देखिए 2/5 कभी भी ऐसा दे तो 2/5 ये आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। नीचे वाला क्या है? मेन वैल्यू हो जाएगा, और ये क्या है? वो इनिशियल वैल्यू हो जाएगा उसका। तो आपका क्या है? प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 5। इंटरेस्ट कितना है? 2/5 वार्षिक ब्याज दर पर, तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया? 2। टाइम कितना हो गया आपका? टाइम देखिए 5 वर्ष लिख रखा है, कितना है? 5 वर्ष है, 5 वर्ष है ना टाइम। रेट जो है 2%, दर 2 है। अब यहाँ हमको क्या पूछ रहा है? दर निकालना पूछ रहा है। दर दर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप जो है 5वीं क्लास में पढ़े होंगे। तो दर बराबर क्या होता है? दर बराबर क्या होता है? हिंदी में ही बोलता हूँ मैं। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, यही तो होता है। बस इसी को रख देना था आपको। अब यहाँ रेट बराबर हम लिख देते हैं। ब्याज हमारा कितना है? 2 है, गुने 100 से करने बोल रहा है सूत्र फार्मूले के अनुसार से। पी हमारा कितना है? 5 साल है। मूलधन हमारा 5 है, और टाइम भी हमारा 5 है। अब काट देते हैं, 5 5 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या आएगा? 8% आ गया। 8% ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शुरू में बच्चे को देख के ही ताजुब हो जाता है कि क्या करें ना करें, ये कैसी मुश्किल आई है। चलिए देखिए अब कैसे इसको होता है। ये आपका क्या है? इस तरह से हम कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है ये 0.1 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। प्लस क्या बोल रहा है? ये है 0.011 का स्क्वायर है। अच्छा से इसको एक बार गौर से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अक्सर ऐसे बच्चे जो हैं बच्चे इसमें धोखा खाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ इस तरह से ये इसको लिखें 0.1, ठीक है। 0.1 इसको देते हैं स्क्वायर में ही देते हैं। पहले क्या करते हैं? इसको स्क्वायर में ही रहने देते हैं। ये हमारा क्या है? स्क्वायर में ही है। प्लस इसको भी वही कर देते हैं, ये 0.01 इसको भी स्क्वायर में ही रहने देते हैं। अब अगर यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम अगर पॉइंट को हटाएंगे, यही तो है ना, हाँ यही है, तो इसके एक के बाद 2 0, बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब क्या है? इनका स्क्वायर करना है हमको। 1/10 का स्क्वायर है और 1/100 का स्क्वायर है। अब 1/10 का 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा हमारा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 100 आएगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा।
और 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। कायदा है सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, अब 1/100 1/10,000 का अगर जो हम भिन्न का जोड़ ले लेते हैं तो हमारा यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 10,000 ही आ जाएगा। ये कायदा है सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब 100 को 10,000 से भागा देंगे तो 100 बार में, 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100, 10,000 से 10,000 कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा इधर आंसर में क्या आ जाएगा, 100 + 1 101, क्या आ जाएगा 101, बटे में क्या है हमारा 10,000। कायदा है सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 1 2 3 4 जीरो है, तो चार अंक के बाद हमारा शून्य आएगा। तो अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा 4 अंक के बाद शून्य आ जाएगा। क्या आएगा, 1 0 1 है ना, 3 ही अंक हुआ है, तो यहाँ हम 0 दे के डेसिमल देंगे। क्या करेंगे, 0 दे के डेसिमल देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.010, 0.0101। ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि x का 45% y के 15% के बराबर हो, x का 45% y के 15% के बराबर हो, तो x और y का रेशियो पूछ रहा है। हमको कुछ नहीं करना था इसको, नॉर्मली x का कितना पूछ रहा है, 45%। ठीक है, बराबर y का क्या पूछ रहा है, 15%। यही तो पूछ रहा है। हम पहले प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दिए। अब 15 से 15, 1 का 15, 15 तिया 45, यही तो हो गया ना। तो x अनुपात x/y, x/y, x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है, y का मान क्या है 3, y का मान क्या हो गया 3। अब x अनुपात अगर y पूछ रहा है हमको तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1:3, यही तो होगा, 1:3 होगा। हमारा आंसर हो जाएगा 1:3। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ जो है क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, देखिए बहुत ही उलझाने का कोशिश किया है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है, ये यदि 72 जिल्सात 720 पुस्तकों को जिल्दबंजी 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी, मतलब उसमें पुस्तक में क्या है, कवर चढ़ा रहा है। जिल्दबंदी बोल रहा है, बच्चे जो है हवा में घूम रहे हैं, इसमें पुस्तक में क्या बोल रहा है, कवर चढ़ा रहा है। अगर 72 आदमी जो है 720 पुस्तकों में कवर जो है 22 दिनों में चढ़ा सकता है, तो 12 आदमी जो है 660 पुस्तकों में कितने दिन में जो है इस कवर को चढ़ाएगा। कितने जिल्सा 12 दिन तो है, कितना आदमी की आवश्यकता पड़ेगा, तो ये पूछ रहा था। तो हमारा ये जो है इसको MDH मसाले की तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। MDH मसाला क्या पूछ रहा है, 72 आदमी, जिल्साज बोल रहा है ना, 72 जो है 72 आदमी है ना, 720 गो बुक है, 720 पुस्तक को कितना दिन में कर देता है, 22 दिन में। कितना दिन में, 22 दिन में। अब क्या पूछ रहा है, 12 दिन में 660 पुस्तक, कितना है 660 बुक है, 660 बुक है, 660 बुक को कितना आदमी जो है कर पाएगा। अब MDH का है, इससे जो कटता है काट पीट कर देते हैं। ये 1 0 से ये 1 0 हमने काट दिया। अब 11 से काटेंगे, 11 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 11 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा। अब 6 बार में कटेगा ना। अब इसको अगर 12 से हम काटेंगे तो 12 छक क्या कट गया, ये 72 कट गया। अब ये 6 से ये 6 कट गया। अब हमारा 72 दूनी 144 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी 12 दिन में। अगर 660 पुस्तकों को हमको कवर पृष्ठ करना है तो हमको 144 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। कितना पड़ेगा, 144 आदमी का आवश्यकता पड़ेगा। ये आपका 144 होगा, 124 लिखा था। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसके साथ जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना, 34 क्या है, 34 बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु पर 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहा था। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस वस्तु का 100% है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% हो जाती है। अब इसका मार्क प्राइस अगर 60% बढ़ गया है तो मार्क प्राइस तो 160 होगा, और इस पर 20% की छूट दे रहा है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा,
सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपको 160 गुने 20/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 16 दूनी 32 रुपये का छूट मिल गया। 32 रुपये का छूट मिल गया किस पर? 160 रुपये पर। 160 रुपये पर 32 रुपये का। तो यहाँ आपके 10 में 2 गया तो 8 बच गया आपका। अब एक चला गया है तो 5 में 3 गया तो 2 बच गया, 128। अब आपका देखिए सेलिंग प्राइस आपने तो निकाल लिया है, कितना निकल गया आपका सेलिंग प्राइस? 128। 128। अब 100 का सामान को आप 128 में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं? 28% का प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है? किसी संख्या में 20%, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% कितना होगा? ये भी गूगली बॉल था बच्चे के लिए, ये भी गूगली बॉल था बच्चे के लिए। देखिए आप एसएससी, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह से आने वाला हर वीडियो जो है आपके साथ पास पहुंचता रहे। क्या होगा? हर वीडियो जो है आपके पास पहुंचता रहे। हर वीडियो जो है आपके पास इस तरह से, हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। और जो है इसी तरह से जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या का 20% का 25% 250 के बराबर है तो उसका 35% पूछ रहा है। मान लीजिए संख्या मैंने ये मान लिया, ये का जो है 20%, ये संख्या जब मैंने क्या किया, ये मान लिया, उसका 20%, वही तो पूछ रहा है ना। जब मैंने संख्या जो है वो ये का जो है 20%, 20/100, और उसका फिर बोला कितना? 25%, उसका 25%, फिर 25/100 कर दिया, बराबर कितना है? 250 है, 250 है। कितना है? 250 है। अब इससे जो कटता है उसको काट लीजिए। 25 से इसको अगर सीधा सीधी हम काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा ना। अब ये 10 से 10 एका और 10 दूनी, यही तो होगा। 10 एका 10 दूनी, 10 दे है आपका हो जाएगा। हाँ, अब इसको, इस 2 को अगर इससे काटेंगे तो आपका 50 बार आएगा। अब यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 50 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा? 50 पर 2 जीरो, 5000 जो है हमारा, नहीं 5000 हमारा आंसर नहीं होगा। 5000 ये हमारा उस अमाउंट की वैल्यू है। क्या है? उस अमाउंट की वैल्यू है 5000। ये का मान कितना आ गया हमारा? 5000 आ गया। अब वो पूछ रहा है कि उसका 35%। अब 5000 का 35% तो हमारा आंसर आ जाएगा। 5000 का 35% जो है हमारा आंसर, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 50 गुने 35 कितना हो गया? 50 गुने 35। अब जो है जीरो का जीरो, 5 5 25 कर दो, जीरो का जीरो, 5 दिया 15 कर दो, ये हमारा हो जाएगा 0 5 5 2 7 और 1, 1750 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1750। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ जो है क्वेश्चन नंबर 16 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा, 9000 रुपये के 80% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिया जाता है। 12 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। 12 महीने के बाद क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। पहले देखिए अमाउंट हमारा क्या है, ये अमाउंट नहीं, हमारा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल हमारा कितना है? 9000 रुपया है। 9000 रुपया है ना। रेट कितना है? रेट जो है हमारा 80% है, 80% है। और टाइम कितना है हमारा? 12 महीना। टाइम कितना है? 12 माह। लेकिन यहाँ पूछ रहा है वार्षिक अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 साल। क्या हो जाएगा? 1 साल हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? 1 साल। 12 महीने बराबर 1 साल। अब देखिए जब भी आपको अर्धवार्षिक पूछा जाए, अर्धवार्षिक पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? रेट को जो है 2 से भागा दे देंगे। क्या करेंगे? रेट को 2 से भागा दे देंगे और टाइम को क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। टाइम को क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो ये टाइम को अगर 2 से गुना कर दिए तो टाइम कितना हो गया? 2 यूनिट, 2 टेन्योर हो गया ना। टाइम तो 2 यूनिट हो गया, मतलब 2 बार जो है 2 यूनिट हो गया टाइम।
टाइम कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे अगर काटेंगे तो हमको 40% हो गया। दर हमारा कितना हो गया, 40%। अब जो है हम क्या बोल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है। तो नॉर्मली इसमें हम झुमका विधि लगाना ज़्यादा श्रेयस्कर समझेंगे। अब झुमका विधि अगर लगाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 9,000 ये 9,000, ये 2 साल का पूछ रहा है तो कितना, 40%। 9,000 का 40% कितना हो जाता है, 40% हो गया आपका, 2 जीरो गिर गया, 40 गुने 90, जीरो से जीरो 9 चक 36, 36 तो मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 3600 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3600 रुपया। 9,000 का 40%, 3600। पहला साल का ब्याज हमारा कितना हो गया, 3600। दूसरा साल का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 3600। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल का ब्याज पर ब्याज लगता है, पहले साल का ब्याज। अब 3600 पर भी 40% लगेगा। कितना लगेगा, 40% लगेगा। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए, 40 गुने 36, 40 गुने 36। अगर 4 से काटेंगे तो 6 चक 24 के 4 बाकी में 4 12 और 2 14, 144 मतलब कितना हो जाएगा, 1440। क्या हो जाएगा हमारा, 1440। अगर 1440 यही तो होगा। अब हम टोटल जोड़ देते हैं, क्या हो रहा है, 3600 और 3600 कितना हो जाएगा, 7200, 7200 और 1440। अब सब जोड़ दीजिए टोटल, 0 के 0, 4 के 4, 4 7 4 11, 11 और 6, 11 और 6 17, 17 के 7, 7 6 दूनी 12 और 1 13, 13 14 15 16 17 के 7 बाकी में 1 3 3 6 और 1 7 7 7 7 और 1 8, कितना हो, 8,740। हमारा क्या हो जाएगा, 8,740। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8,740 हमारा टोटल। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 8,740, यही तो होगा। इसके साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बड़ा अच्छा बांट रहा है, PQR के बीच 8400 रुपये का बांटा है। ये क्वेश्चन जो है बार बार SSC GD में पूछ रहा है, और नेक्स्ट ईयर भी 2025 में भी ये क्वेश्चन कन्फर्म हर सेट में एक बार आएगा। इसलिए इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रख लें, VI, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रख लें। ये देखिए PQR के बीच क्या पूछ रहा है, PQR हमारा क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, अनुपात क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, और अनुपात क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है। अब देखिए PQR कितना है, P कितना है, 2/3 है, Q कितना है, 3 है, और R कितना है, 1/3 है। अब यहाँ देखिए हम इसमें क्या करेंगे, एक कॉमन विधि अपनाएंगे। ये यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो हम अगर फ्रैक्शन को हटाना चाहते हैं तो इनका LCM क्या आएगा, 3 आएगा। इस 3 से सभी को गुना कर देंगे, इसको भी गुना कर देंगे, इसको भी गुना कर देंगे, और इसको भी गुना कर देंगे। अब ये 3 से ये 3 हमारा कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया। अब हमारा PQR का रेशियो क्या आ गया, P अनुपात Q अनुपात R, इनका रेशियो क्या आएगा, ये 2 का 2 आ जाएगा, और ये 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया, और ये कितना, 1 हो गया। यही तो आएगा। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 9 2 11 और 1 12, हमारा 12 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बोल रहा है 12 नहीं है, कितना है, 8400 रुपया है। कितना है, 8400 रुपया। इसे कितना गुना ज़्यादा है, 12 का 12, 12 24, 36 12 48, 12 50 60, 12 6 72, 12 7 84, कितना है, 7 गुना ज़्यादा है। कितना बोल रहा है, इससे 7 गुना ज़्यादा है। ये क्या है, 7, 12 7 84, ये 2 जीरो के बदले ये 2 जीरो आएगा, तो इससे क्या है, 12 से 700 गुना ज़्यादा है। अब हमको क्या पूछ रहा है, R का हिस्सा पूछ रहा है। R का हिस्सा हमारा क्वेश्चन में क्या है, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 700 ही हमारा हो जाएगा। 1 बराबर 700 हमारा आंसर हो जाएगा, का मान 700 है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 एक देखिए, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अब गोले का त्रिज्या इसमें हम 2 बार करते हैं, 2 बार कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली करने के लिए हम 50% का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 50%, देखिए हम यहाँ ऐसे लिखते हैं ना, नॉर्मली 50%, यहाँ प्रतिशत हटेगा तो यहाँ क्या होगा, 100 आ जाएगा। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 50 से कम 50, और 50 दूनी 100। तब मेन जो है
ये 2 है, इससे 1 बढ़कर 3 हो रहा है। तो मतलब कोई अगर संख्या 2 है तो अगर उसको 50% बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। अब वही है, उसी को हम फार्मूले पर डालते हैं। गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोला का जो है आयतन, आपका गोले का आयतन बराबर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको हम 2 अनुरूप से धर रखते हैं। पहले में क्या है, नॉर्मल में जब है हमारा त्रिज्या 2 था, अगर उसके बाद 50% का वृद्धि हो गया तो हमारा त्रिज्या क्या हो गया 3। पहले हमारा त्रिज्या क्या था 2 था, अब 50% का वृद्धि हो गया तो हमारा त्रिज्या क्या हो गया 3। अब देखिए दोनों में से कितना बढ़ता है कितना घटता है, उसी अनुरूप से हम इसको कर देंगे। अब इसको नॉर्मली से हम लेते हैं 4/3 तो हम दोनों में लिखेंगे। अब क्या है, पाई का हम पूरा पाई ना लिख के इसको नॉर्मली पाई ही लिखते हैं, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। और फिर आर क्यूब है तो पहले में हम इसका लिखते हैं 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 गुने 2। इसको तो नॉर्मली अगर आप बनाने लगेंगे तो आपको स्पष्ट सामने से पहले से ही दिख जाएगा, लेकिन ये समझाने के लिए मैं इसको लंबा खींच रहा हूँ। इसको 4/3 कर देते हैं, यहाँ पाई कर देते हैं, नहीं तो हमको ये 4/3 ये पाई लिखने का क्या दरकार था। फिर ये 3 कर दूंगा, ये 3 कर दूंगा, ये 3 कर दूंगा। अब इसका 2 दूनी 4 दूनी 8, पहले में कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब ये 4/3 से 4/3 कट गया, ये पाई से आपका पाई कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, 3 दूनी 3 9 तिया 27 आ गया। कितना आ गया 27 आ गया। अब कितना बढ़ रहा है 8 से 19 बढ़ रहा है, तब 27 हो रहा है। तो आप देखिए वृद्धि हो रहा है कितना 19 का वृद्धि हो रहा है, किस पर हो रहा है 8 पर हो रहा है। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 कर देंगे, प्रतिशत के लिए हम 100 करेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा 1900 बटा क्या हो जाएगा 8। अगर इसको हम भागा देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बच गया 16, 17, 18, 19, 3 बच गया, 3 पर 0 30, तो 8 का 16 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24, कितना बच गया 6 बच गया, 6 पर 0 60, यही तो होगा 6 पर 0 60, 8 का 16 8 24, 24 8 चला 8 6 8 7 56, 8 7 56, 237। अब हम ऑप्शन पर जाना ज़्यादा श्रेयस्कर समझेंगे। ये 237 हमारा ये ऑप्शन हिट कर रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 को टिक करके आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19, 2 संख्याओं का गुणनफल 720 है, उसका महत्तम समापवर्तक 4 है, उस संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक पूछिए। कोई भी संख्या का जो है गुणनफल पूछ रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, हम पहली संख्या देखिए, ये हम फार्मूला हम आपको 10 बार बता चुके हैं, 11वां बार फिर हम बता देते हैं आपको। क्या बोल रहा है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो होता है बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, यही तो होता है एचसीएफ। अब हमको क्या पूछ रहा है, इन संख्याओं का एलसीएम निकालने बोल रहा है, हम आराम से निकाल देंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमको दिया हुआ है 720, एलसीएम हमको नहीं दिया हुआ है, एलसीएम क्या है हमको निकालना है। एचसीएफ हमारा कितना है 4। अब अगर एलसीएम निकाला, हम इसको 4 से काटेंगे, 4 एका 4, 3 बच गया, 3 पर 2 32, तो 4 8 32, और ये 0 का 0 उतर गया 180 ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है आज का लास्ट क्वेश्चन, ये 20 नंबर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए टाइम एंड वर्क का, जिसमें बच्चे को घुमा सकता है। और एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का टफेस्ट क्वेश्चन में से इनकी गिनती होती है। क्या पूछ रहा है, नाम भी देखिए, 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वे 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम को पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। स्वप्रिल कितना है, अब यहाँ हम करेंगे, ये स्वप्रिल कितना दिन में बनाती है 16 दिन में, कितना दिन में 16 दिन में। और रेवती कितना दिन में बना रही है 128 रेवती के साथ मिलकर। अच्छा, स्वप्रिल प्लस रेवती कितना दिन में बना रही है 128/7 दिन में। अब 16 और 128 का अगर एलसीएम लेंगे हम, 16 और 128 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 128 ही आएगा। क्या आएगा 128 ही आएगा। आप क्योंकि 16 से ये कट जाता है,
16 से 8 बार में 16वां 128 हो जाता है। क्या हो जाता है? 128 हो जाता है। तो ये 8 बार में आपका कट रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 128 ही हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अगर इसको काट 16 से क्या बार में जाएगा? 8 बार में। और ये 128 से 128 एक बार में कटेगा, ये 17 है ना, ये 17 है। 128 से एक बार, ये 128 से 128 एक बार में कटेगा। 1 गुना 17 कितना हो गया? 17। मतलब क्या है, स्वप्रिल और रेवती जो है टोटल दोनों मिल के 17 काम करता है, और जो है स्वप्रिल अकेले 8 काम करता है। तो रेवती कितना काम करेगा? रेवती का अगर काम निकालना है तो आपको 17 माइनस 8 कर देना पड़ेगा। ये आपका रेवती का काम निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिल के 17 कर रहा है और स्वप्रिल 8 कर रहा है। तो रेवती का काम निकलेगा, 17 में 8 निकल जाएगा, तो 8 दूनी 16 1 17। 9 काम जो है रेवती कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 9 काम कर रहा है। तो पूछ रहा है रेवती पूरा काम को कितने दिन में कर सकता है? पूरा काम हमारा कितना है? 128 है। पूरा काम कितना है? 128 है। और रेवती रोज कितना काम करती है? 9 काम करती है। तो 128/9 दिन में जो है उस काम को ख़त्म कर देगा। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर। इसी के साथ जो है आज का आपका 100 ये पूरे 20 वीडियो ख़त्म हो गया। ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो पक्का इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जा रहा है? अगर इच्छा करेगा, अगर बढ़िया आपको इसको वीडियो लगे तो आप देखिए, जो वीडियो आपका काम करना हो। वैसे तो आपका इसमें मैथ के अलावा, कॉम्पिटिटिव मैथ के अलावा और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आपका काम करना, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो दूसरा भी देख लेना, लेकिन जो वीडियो अच्छा लगे वो आपसे क्यों चुकना चाहिए। इसलिए पक्का आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।